गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। फ्राइडे का दिन है, 27 अक्टूबर, सेशन 15, डिफेंस का सेशन 2। पहले आप लोग सेटल हो जाइए, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ, मस्त और हाई एनर्जी में। एक बार आपके मैसेजेस देख लूं। मैसेज देख के भी आपकी एनर्जी लेवल का पता चल जाता है। गुड मॉर्निंग गुरुजी, सादर प्रणाम। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हालांकि अपने आप को उतना बड़ा बाबा मैं नहीं समझता हूँ कि आशीर्वाद बांटता फिरूं, फिर भी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा है ही कि दिल से आशीर्वाद तो जाएगी ही आप तक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी लेवल बहुत 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 ज़बरदस्त लग रही है। अब क्या करना है हम लोगों को कि सबसे पहले नोटबुक ओपन कर लेना है। नोटबुक ओपन करने के साथ साथ हम लोगों को अपने पेन के साथ रेडी रहना है। काफ़ी ध्यान के साथ चीज़ों को समझनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बोर्ड पे लिखी जा रही हैं, जो बोर्ड पे आएंगी, उनको भी नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लान रहेगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को मैं रिव्यू कर रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में इन टोटल 3 क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को करेंगे। क्योंकि कल हम समय की कमी की वजह से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कर नहीं पाए थे। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होगी कि आज हम लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को करने के बाद हम लोग आएंगे मिसाइल्स पे, और अगर समय मिलता है तो मिसाइल के डिफेंस पे भी। और जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे, नेवल एसेट्स, हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस वगैरह। तेजस नाम से एक फिल्म भी आज शायद रिलीज हुई है, शायद तेजस ही नाम है। मैं बहुत ज़्यादा अब फिल्मों में दिलचस्पी नहीं रखता, तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन शायद इसी नाम से एक फिल्म भी आज रिलीज हुई है। लेकिन वो फिल्म किसी पायलट के बारे में है, किसी फीमेल पायलट के बारे में है। जबकि हम जो बात करेंगे जिस तेजस की, मोस्ट लाइकली अगली क्लास में, आज शायद उसके लिए टाइम नहीं होगा, वो होगा इंडिया के अपने खुद के बनाए हुए, खुद की टेक्नोलॉजी से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि हल्के वजन का, लेकिन एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट कर सकता है, दूसरे एयरक्राफ्ट पे फायर कर सकता है, और मिड एयर तमाम तरह के मैन्यूवरिंग, तमाम तरह की मोशंस दिखा करके, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, टॉप गन टाइप की फिल्मों में, तो उस तरह की फाइट वो मिड एयर कर सकता है। राइट। सो वेल, ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को आज की क्लास में करनी है। एनपीटी करेंगे, इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम करेंगे, और वक्त रहा तो मिसाइल डिफेंस करेंगे, नहीं रहा तो मंडे को करेंगे, और उसके साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इंडिया के इंपॉर्टेंट नेवल एसेट्स, ये सब देखेंगे। तो अब एकदम से आप लोग रेडी हो जाइए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास। तो रेडी हैं आप लोग? अरे मुझे मूवी देखनी ही नहीं है, तो क्या बता रहे हो कि किसकी मूवी? इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट तो हमने कर ही लिया था, कल ही किया है ना, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट। उस पर नोट्स भी दे दिया। चलो, तो आई होप कि अब आप लोग एकदम से रेडी हैं। एक बार यस तो बोल दो कि सर एकदम से रेडी हैं टेक ऑफ के लिए, तब हम लोग टेक ऑफ करें। यस, अब सही लग रहा है मुझे। तो अब शुरू कर ली जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु अस्त्रों की अप्रसार संधि। सामान्यतः इसको अप्रसार संधि भी कहते हैं, इसको परमाणु अप्रसार संधि भी कहते हैं। लेकिन अगर पूरी ट्रीटी के टेक्निकल नाम पर हम गौर करें, तो नाम है ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स।
परमाणु अस्त्रों और प्रसार संधि। कुछ खास डेट्स, कुछ खास लैंडमार्क हमें याद रखने होंगे, जो एक फैक्चुअल चीज है और उसको शुरू में ही हम लोग समझ लेते हैं, सो दैट कि वहां पे डेट को लेकर के, फैक्चुअल स्पेसिफिक्स को लेकर के हमारे दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहली बात क्या है कि 1968 में इसको हस्ताक्षर के लिए खोला गया। 1970 से लागू है। दैट मीन्स ओपन फॉर सिग्नेचर in the year 1968, operational since 1970. Cutoff date to be considered nuclear weapon state परमाणु अस्त्र राष्ट्र के रूप में स्वीकृति की कट ऑफ तिथि राइट, वो तिथि है 1 जनवरी 1967। आई होप कि मेरे साथ लिखते जा रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, मतलब अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप इसको लिख रहे हैं। बस लिखने में श्रद्धा मत दिखाइएगा कि श्रद्धा हुई तो लिख लिए, नहीं श्रद्धा हुई तो नहीं लिख रहे, फिर वो चीज़ें क्रिस्प कॉन्क्रिटाइज होने से रह जाएंगी, तो वो मत कीजिएगा। तो एक सेकंड के लिए बोर्ड पे हट जा रहे हैं, सो दैट कि अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग देख लीजिए। डन। मुझे पता ही था कि आप लोग खुद ही सुपरसोनिक मिसाइल हैं। वैसे सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, जरा बताओ तो जल्दी से। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते हैं, फटाफट बताओ। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, मैं देख रहा हूं कमेंट में इंतजार है। जो हवाओं की गति से तेज स्पीड में, साउंड से तेज स्पीड बाबू, हवा से तेज स्पीड नहीं, हवा की तो स्पीड बदलती रहती है ना। आंधी वाली हवा अलग होती है, साइक्लोन वाली हवा अलग होती है। साउंड के स्पीड से जो तेज चल सके उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। सोनो मीन्स साउंड, सुपरसोनिक मतलब साउंड से भी तेज। साउंड की स्पीड क्या है, साउंड हर 3 सेकंड में 1 किलोमीटर हवा में, ठीक है, साउंड हर 3 सेकंड पे 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा साउंड, 1 मिनट में साउंड तय करेगा लगभग 20 किलोमीटर। और अगर 1 मिनट में 20 किलोमीटर साउंड तय करेगा तो 1 घंटे में 1200 किलोमीटर साउंड तय करेगा। तो कोई भी चीज जो साउंड से तेज चलती है उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। आज हम देखेंगे मिसाइल के केस में कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, और साउंड से तेज चलने की स्पीड के मामले में एक कॉन्सेप्ट है माक, MACH का, माक क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग एनपीटी के फैक्ट्स में हैं।
और इन सारी चीजों को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि क्या है। इस ट्रीटी के अंतर्गत परमाणु अस्त्रों संपन्न देश, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिनके पास आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो आज की डेट में यूएसए है, अमेरिका, दूसरा रशिया है, तीसरा यूके है, चौथा फ्रांस है और पांचवा चाइना है। करेक्ट। तो आप कहेंगे कि क्या इंडिया के पास परमाणु अस्त्र नहीं है ना। इजराइल के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये चारों के चारों देश जो हैं, ये चारों देश परमाणु अस्त्रों से संपन्न होते हुए भी इस समझौते के तहत परमाणु अस्त्रों से संपन्न देश नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इस समझौते की एक कट ऑफ डेट थी 1 जनवरी 1967 कि अगर आपने 1 जनवरी 1967 के पहले अपना एटॉमिक वेपन टेस्ट किया है, तब आपको ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाएगा। अगर इस डेट के बाद की किसी डेट में आपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया है, तो आपको न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा इस ट्रीटी के अंतर्गत नहीं मिलेगी। सो ऑफिशियली इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट इस ट्रीटी के प्रोविजंस के तहत नहीं है, लेकिन डी फैक्टो वास्तविकता में इस ट्रीटी के 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अलावा कम से कम 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। करेक्ट। सो इन सब ने अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप और टेस्ट 1967 के बाद किया है। इंडिया का फर्स्ट टेस्ट कब हुआ था? 1974 में हुआ था। पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट कब हुआ था? 1998 में हुआ था। जब इंडिया ने सेकंड टेस्ट किया था, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट किया था। इजराइल ने कभी ऑफिशियली टेस्ट नहीं किया, लेकिन कल भी मैं इजराइल के बारे में बता रहा था कि मोस्ट लाइकली अमेरिकन हेल्प से इजराइल का न्यूक्लियर प्लान डेवलप हुआ है। तो सारे टेस्ट अमेरिका ने कर रखे हैं, प्रूवन टेक्नोलॉजी उठा करके इजराइल को दे दी। अमेरिका के अपने स्ट्रैटेजिक हित उससे सिद्ध हो रहे थे। तो इजराइल ने एक कहने के लिए एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसको भी वो डिनाई करता रहा। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो गया था 1970 के दशक में, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने बाद में अपने न्यूक्लियर वेपन को सरेंडर किया। इंटरेस्टिंग है, नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन को सरेंडर किया और कहा कि हम इस ट्रीटी को ज्वाइन कर रहे हैं एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने वापस अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर निकाल लिया और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने फिर से अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को चालू किया। तो नॉर्थ कोरिया इसका सदस्य नहीं है और उसके पास काफी एडवांस न्यूक्लियर वेपन है, जस्ट द वे इंडिया के पास है। शायद इंडिया से एडवांस्ड ही कुछ न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के पास होगा। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के लिए ये पूरा पूरा शक जाता है कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल रूस और चाइना की देन है। बिना उनके आशीर्वाद के नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे ही इम्पॉसिबल था जैसे कि बिना अमेरिकन आशीर्वाद के इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम इम्पॉसिबल होता। तो इन लोगों ने स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंसिंग की है। इंडिया के पास अपने रीजन थे। इंडिया ने टोटली इंडिजिनियसली बिना किसी से आशीर्वाद लिए, बल्कि इंडिया दूसरों को आशीर्वाद देता है, तो इंडिया बगैर किसी से आशीर्वाद लिए 1974 में अपना पहला टेस्ट करता है और 1998 में अपने दूसरे सीरीज ऑफ टेस्ट को अंजाम देता है, जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज किया और उसका टेस्ट किया। तो इस ट्रीटी के बाहर और भी स्टेट हैं। तो परमाणु अस्त्रों से संपन्न ये देश हैं। और इसके बाद जो है, वैसे परमाणु अस्त्र संपन्न देश
जो एनपीटी के सदस्य नहीं है। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। तो ये परमाणु अस्त्र देश ऐसे हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनपीटी। ठीक है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अगला हम आते हैं कि मौजूदा वक्त में एनपीटी की सदस्यता कितनी है। तो एनपीटी की सदस्यता मौजूदा वक्त में 191 है। ठीक है, और 191 में दो कैटेगरी ऑफ कंट्रीज हैं। पहली कैटेगरी ऑफ कंट्रीज हैं जो ऑफिशियली एनडब्ल्यूएस हैं, बस 5 यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। लेकिन इसके बाद के जो 186 देश हैं वो है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिनको हम कहते हैं NNWS। इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और ये इस चीज को लेकर कमिटेड हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप भी नहीं करेंगे। जब तक आप इस चीज की कमिटमेंट नहीं देते तब तक आप इस ट्रीटी के सदस्य नहीं बन सकते। अगर आज की डेट में इंडिया को इस ट्रीटी का सदस्य बनना होगा तो इंडिया को इस ट्रीटी का सदस्य नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटी की एक कट ऑफ डेट है जो अमेंड नहीं हुई है, जो आज तक जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और वो कट ऑफ डेट क्या है? वो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 1967। जाहिर है कि इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट उसके बाद हुआ था, तो कायदे से इंडिया इस कट ऑफ के अंदर नहीं आता, इसलिए इंडिया को वो लोग नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट में रखेंगे। जब इंडिया ज्वाइन करेगा तो ये कमिट करेगा कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है और हम न्यूक्लियर वेपन बनाना भी नहीं चाहते। जब ये कमिट करेगा तो उन न्यूक्लियर वेपन का क्या होगा जो इंडिया ने ऑलरेडी डेवलप कर रखे हैं। इंडिया को ये सारे न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करने होंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंडिया के सारे न्यूक्लियर रिएक्टर की जांच करेगा कि इंडिया किसी भी रिएक्टर में न्यूक्लियर को वेपन के लेवल पे एनरिच तो नहीं कर रहा। और बाकी भी ऑडिट होगी यूएन एजेंसीज के द्वारा कि इंडिया किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन का कार्यक्रम तो नहीं चला रहा। और उसके बाद इंडिया एक सदस्य देश बनेगा एनपीटी का। इंडिया को यह मंजूर नहीं है, इसलिए इंडिया के पास अपने न्यूक्लियर वेपन हैं और इंडिया एनपीटी की सदस्यता की कोई परवाह नहीं करता। इंडिया ने 1970 में भी इसका पुरजोर विरोध किया था जब इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, और इंडिया आज भी जब न्यूक्लियर वेपन है तो भी इंडिया उतने ही विरोध में है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, भेदभावपूर्ण ट्रीटी है। भेदभावपूर्ण क्यों? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि 1967 के 1 जनवरी को ही कट ऑफ रखा जाएगा? जस्ट इसलिए कि आप पांचों ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे, तो आपने अपना एक क्लब बना लिया और बाकी लोगों को उनके सामरिक, उनके रक्षा उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए बाकी लोगों को आपने एक साथ कह दिया कि भाई आप अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो दुनिया ऐसे काम नहीं करती कि ये 5 देश ये तय कर लें और बाकी दुनिया उसका अनुसरण कर ले। 186 देश अनुसरण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंडिया नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये वो परमाणु अस्त्र संपन्न देश हैं जो एनपीटी के सदस्य नहीं हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट मेंबरशिप पर। प्रेजेंट मेंबरशिप हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान सदस्यता। वर्तमान सदस्यता 191 राष्ट्र हैं, 191 नेशंस हैं। दिस इज द लार्जेस्ट मेंबरशिप, दिस इज द लार्जेस्ट मेंबरशिप फॉर एनी ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कुछ और भी संधियां हैं, खासतौर पे न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग को लेकर जो कुछ संधियां हैं उनकी तुलना में एनपीटी की सदस्यता कहीं बहुत अधिक है।
तो न्यूक्लियर वेपन को लेकर के दुनिया में जितनी संधियां हैं उनमें सबसे बड़ी सदस्यता परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि की ही है। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके आप लोग लिख लीजिए, अगर हिंदी वाली तैयारी कर रहे हैं तो, कि परमाणु अस्त्रों से संबंधित किसी भी अन्य समझौते की तुलना में, परमाणु अस्त्रों से संबंधित किसी भी अन्य समझौते की तुलना में इसकी सदस्यता सर्वाधिक, इसकी सदस्यता सर्वाधिक। आदित्य लिख रहे हैं सर हिंदी लैंग्वेज यूज किया करिए। ठीक है आदित्य, जितना आप यूज कर रहे हैं उतना ही हम भी यूज कर रहे हैं। आपके इस मैसेज में मैं गिन पा रहा हूं कि 6 वर्ड थे, 6 में 3 हिंदी थे, 3 इंग्लिश थे। सर इंग्लिश था, लैंग्वेज इंग्लिश था और यूज इंग्लिश है। तो जितना आपने यूज किया उतना ही हम भी यूज कर रहे हैं, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये बाइलिंगुअल बैच है। तो आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, ये बाइलिंगुअल बैच है। तो मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, करेक्ट। और डे 1 से मेरा अप्रोच यही है कि हम हिंदी में समझाएं, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिखें, जहां हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख दिया, जहां इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख दी। इतनी इंग्लिश नहीं आती है तो यूपीएससी बहुत मुश्किल हो जाएगी दोस्त, और किसी को अगर इतनी हिंदी भी नहीं आती तो भी यूपीएससी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जस्ट लिव विद दैट, ओके। सो मुझे सलाह देने के बदले आत्मचिंतन करो कि इतनी हिंदी से, इतनी इंग्लिश से क्यों इतनी परेशानी हो रही है, ये कौन सा ऐसा इंग्लिश लिख दिया है कि तुम इसको खुद से ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो आज की डेट में 1991 राष्ट्र हैं। अब किसी इंग्लिश वाले बच्चे ने तो कहा नहीं कि सर राष्ट्र का नेशन लिख दीजिए। तो कुछ काम खुद करना सीखो, अगर सिविल सर्विस क्लियर करने के इरादे से बैठे हुए हो क्लास में तो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इनको 2 कैटेगरीज मतलब कि 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। वो 2 श्रेणियां क्या क्या हैं? वो 2 श्रेणियां हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट गैर परमाणु अस्त्र राष्ट्र, जिसमें आते हैं शेष 186 राष्ट्र। जो रिमेनिंग 186 कंट्रीज हैं वो आते हैं, और इसको हम कहते हैं NNWS, याद रखिएगा। और NWS पहले भी मैं कई बार लिख चुका हूं, तो इसको डायरेक्टली NWS लिख रहे हैं, और ये बस 5 कंट्रीज हैं। USA, रशिया, UK, फ्रांस और 5वां है चाइना। तो इतने फैक्चुअल एस्पेक्ट इसके बारे में आपको पता होने चाहिए, इस ट्रीटी के बारे में, ठीक है। इसके बाद बाकी जो है वो डिस्कशन का मुद्दा है, जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक सेकंड में जरा इसको रिकैप कर लेते हैं, ताकि, हाँ, यहां से रिकैप करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये ट्रीटी 1968 में बन के तैयार हो गई थी, और तब दुनिया के देशों के सामने इस ट्रीटी को ओपन किया गया कि आप लोग इस ट्रीटी को देखें और इस ट्रीटी से जुड़ें, इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर करें। वजह यह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन के डिजास्टर को देख लिया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जब न्यूक्लियर वेपन गिराए गए और 10 दिन के अंदर 4 लाख लोगों की मौत कंफर्म हो गई, और ये भी पता हो चुका था कि अगले 20 साल में, क्योंकि ये बम गिराए गए थे 1945 में,
और ये ट्रीटी बन के तैयार हुई है 1967 के आखिर में, और 1968 में इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। तो कुल मिलाकर के 23 साल गुजर गए थे न्यूक्लियर वेपन को यूज हुए। तो दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन के इमीडिएट इफेक्ट को ही नहीं देखा था, बल्कि दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन के डिलेड इफेक्ट को भी देखा था कि 20 साल के होराइजन में कैसे पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, कैसे पानी में अभी भी रेडियो एक्टिविटी है, कैसे सॉइल में अभी भी रेडियो एक्टिविटी है, और कैसे आसपास के दूर दराज के इलाके में भी जो बच्चे पैदा हो रहे थे, कैसे उनमें जन्मजात डिफेक्ट, जो उनके बॉडी के कंस्ट्रक्शन के डिफेक्ट थे, कैसे वो जन्मजात डिफेक्ट उन बच्चों में देखने को आ रहे थे। सबको पता था कि ये रेडिएशन की वजह से एम्ब्रियो में ये डिफेक्ट आया था, जिसकी वजह से बच्चा एक डिफेक्ट लेकर के पैदा हुआ है। ये सारी चीजें पता थी। साथ ही साथ ये वक्त था कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का, जो कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन शीत युद्ध के दौरान एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी कि एक मौका ऐसा आया था जिसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, जब ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका और रशिया के बीच में, तब रशिया सोवियत रशिया होता था, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आया था जिसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अलावा भी ये एकदम स्पष्ट था कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे वो सब में एक तरह की कंपटीशन लगी हुई थी कि वो एक दूसरे से बढ़कर के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करें, न्यूक्लियर वेपन को बिल्ड करके, और एक इमेजिनरी युद्ध के लिए जो कभी हो सकती है उसकी तैयारी में काफी सारा न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके बैठे रहे। दुनिया दो हिस्सों में बट चुका था, एक जिसको कि हम नेटो कंट्रीज कहते हैं जो बेसिकली वेस्टर्न पावर्स थे, और दूसरा जिसको हम कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं, जिसमें सेंटर में ऑब्वियसली सोवियत रूस था और बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वगैरह इसमें शामिल थी। रोमेनिया शामिल था, चेकोस्लोवाकिया शामिल था, यूगोस्लाविया शामिल था, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा का पूरा मामला था और दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कोल्ड वॉर का टेंशन भी था। ऐसे में दुनिया को अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरत महसूस हुई, और उन कंट्रीज को इस चीज की जरूरत महसूस हुई जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, कि जब तक कि हम न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी नहीं लाएंगे, तब तक हम सारे लोगों का एग्जिस्टेंस खतरे में रहेगा। एंड नंबर टू, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे पर कंट्रोल रखने के लिए किसी किसी देश को हम न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी देते रहें, ताकि हमारे जो एनिमी कंट्रीज हैं उनकी घेरेबंदी हो सके। मिसाल के तौर पे मान लो कि अमेरिका अगर रशिया की घेराबंदी करना चाहता है, तो अमेरिका शायद पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी देता, अफगानिस्तान को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी देता, साउथ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी देता। तो ये सारी चीजें अमेरिका कर सकता था। इसी तरह से अगर रशिया को अमेरिका की घेराबंदी करनी होती, तो ये मुमकिन था कि क्यूबा कायदे से फिडेल कास्ट्रो के अंडर में कायदे से एक कम्युनिस्ट रेजिम थी, क्यूबा को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी दे सकता था। इसी तरह से अगर हम लैटिन अमेरिका के दूसरे कंट्रीज की भी बात करें, जैसे कि ब्राजील की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, तो यहाँ पे भी कभी कम्युनिस्ट सरकार बन रही थी, कभी नॉर्मल कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी वाले गवर्नमेंट की सरकार बन रही थी। तो ये भी डर था कि कंट्रीज एक दूसरे पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए उनके आसपास के ऐसे देशों को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी दे देंगे जिनसे इनका अच्छा लिंक है। इससे बचाव करना था, क्योंकि जब आप एक बार किसी को न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी दे देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपका दोस्त ही बना रहे। एक वक्त आ सकता है 20 साल 30 साल के बाद कि उससे आपके मतभेद हो जाएं। मतभेद तो हो जाएंगे, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी आपने दी थी, वो टेक्नोलॉजी उसके पास बनी की बनी रहेगी, और वो आपके लिए भी समस्या हो सकती है, बाकी दुनिया के लिए तो प्रॉब्लम हो ही सकती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक परमाणु अप्रसार संधि की तैयारी हुई, परमाणु अप्रसार संधि लाई गई और उसको सिग्नेचर के लिए खोला गया। और उसमें यह था कि 1 जनवरी 1967 तक जितने कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर चुके हैं, वो इस ट्रीटी में न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी जो भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन की तैयारी में लगे हुए हैं, आने वाले कुछ साल या कई सालों में इसका टेस्ट करेंगे, वो जब मर्जी टेस्ट करें, लेकिन वो टेस्ट इस ट्रीटी के तहत नहीं गिना जाएगा। वो टेस्ट इन अ सर्टेन वे इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बना देगा। बाकी जितने देश हैं वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ही रूप में जुड़ सकते हैं। यह भी कहा गया कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है
वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट सबसे पहले तो ये कहेगा कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दूसरा ये कहेगा कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोई प्लानिंग में भी नहीं है, और अगर कभी हम न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो इस ट्रीटी की सदस्यता खो बैठेंगे। अब आप सोचिएगा कि इस ट्रीटी की सदस्यता में ऐसी क्या चीज मिल जाती है किसी भी कंट्री को कि उसको ट्रीटी की सदस्यता रखने की इतनी परवाह होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज आपको मिलती है कि आप जब इस ट्रीटी के सदस्य बनते हैं तो दूसरे देशों के साथ आप न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में बेहतर कोऑपरेट कर सकते हैं। आपको न्यूक्लियर फ्यूल, खासतौर पे यूरेनियम के सप्लाई की दिक्कत नहीं होगी। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सका, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी में हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। बावजूद उन सब के हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ सका क्योंकि हम एनपीटी के सदस्य नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे देशों को हमें यूरेनियम एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है। यूरेनियम एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है इन द सेंस कि उनके अंदर एक ऐसा कानून है, उनका अपना एक ऐसा कानून है जो उनको प्रतिबंधित करता है कि हम किसी भी ऐसे कंट्री को यूरेनियम का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जो एनपीटी का सदस्य नहीं है। एग्जाम्पल नामीबिया। नामीबिया के साथ हमने बहुत पहले यूरेनियम सप्लाई का समझौता किया था, लेकिन नामीबिया की इंसिस्टेंस ये है कि हम तभी आपको यूरेनियम देंगे जब आप एनपीटी के सदस्य बन जाएंगे। उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट तक नामीबिया विजिट कर चुके हैं। जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी इंडिया के प्रेसिडेंट थे तो वो अफ्रीकन दौरे पर थे, और जब अफ्रीकन दौरे पे थे तो जानबूझ करके उन्होंने नामीबिया को भी विजिट किया था। और नामीबिया को विजिट करने का मेन पर्पस ये था कि कैसे भी नामीबिया को कन्विंस किया जाए कि आप इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करें, और इंडिया आपको अश्योर करता है कि इस फ्यूल का इस्तेमाल वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं करेगा। बावजूद इसके नामीबिया अभी तक तैयार नहीं हुआ। नामीबिया ने हमें चीता भेजा। नामीबिया के साथ हमारा कुछ और भी अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स का रिलेशन है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट नामीबिया में काफ़ी चलते हैं। वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन नामीबिया से यूरेनियम नहीं मिल रहा है। तो जब आप एनपीटी के सदस्य बनते हैं तो आपको न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी मिल जाती है। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए आपको फ्यूल प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कंट्रीज ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ये 5 कंट्री हो गए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्योंकि इन सारे लोगों के न्यूक्लियर टेस्ट 1967 की 1 जनवरी के पहले हो चुके थे। उसके बाद भी ये टेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के अब ये न्यूक्लियर वेपन से लैस न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देशों में इनकी गिनती थी। तकरीबन 120 कंट्री ने आनन फानन में सिग्नेचर कर दिया, जिनके आसपास कोई भी ऐसा खतरा नहीं मंडरा रहा था जिसके लिए उनको न्यूक्लियर वेपन की तैयारी करनी पड़े। और दूसरी बात यह थी कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर सकते। तो इसलिए आनन फानन में 120 से ज्यादा देशों ने इस पर सिग्नेचर कर दिया। इंडिया ने तभी ये स्टैंड लिया था, जबकि इंडिया उस समय न्यूक्लियर वेपन पे काम भी नहीं शुरू किया था। तब की बात है कि इंडिया ने तभी ये स्टैंड लिया था कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी संधि है, ये एक भेदभावपूर्ण संधि है। भेदभावपूर्ण संधि क्यों? इसलिए क्योंकि ये संधि आर्बिट्ररली कट ऑफ डेट डिसाइड करती है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि एक क्लब है, क्लब में मैं अपने 5 दोस्तों के साथ पहुंच जाता हूं शाम के 7 बजे ही, और उसके बाद कहता हूं कि शाम के 7 बजे का कट ऑफ था, इसके बाद क्लब में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। ये क्या बात हुई? और दूसरी बात ये कि दुनिया के 5 कंट्री नहीं तय कर सकते कि हमारी सुरक्षा प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, हमारी रक्षा प्रायोरिटीज क्या क्या हैं, हमारा नेबरहुड कैसा है। हमारे पास दो होस्टाइल नेबर हैं, पाकिस्तान और चाइना। उनमें से चाइना पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन से लैस है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का चाइना से इतना क्लोज इक्वेशन है कि इस बात में कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो चाइना उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन दोनों ही देने में कोई भी संकोच नहीं करेगा। आपको अभी भी क्या लगता है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में कैसे अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए? क्या उनके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इतने डेवलप्ड हैं? क्या उनकी साइंटिफिक R&D की फंडिंग उतनी तगड़ी है? कुछ भी नहीं है। जाहिर है चाइना के आशीर्वाद से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाइना ने डायरेक्टली ये ट्रांसफर नहीं किया, चाइना ने नॉर्थ कोरिया के जरिए ट्रांसफर किया।
ताकि ये सारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेस भी नहीं हो सके। आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम माने जाते हैं। वो अरेस्ट हो गए, जेल चले गए, इसलिए कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी इधर उधर की थी और उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी इधर उधर की थी। तो एस्पियोनाज के आरोप में उनको जेल हो गया, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान ने एडवांस मिसाइल की टेक्नोलॉजी और एडवांस डिफेंस की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो हासिल की है। तो खैर, इंडिया ने कहा कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है, आप नहीं तय कर सकते। दूसरा ये कि हमारी रक्षा की जो प्रायोरिटीज हैं वो आपके द्वारा तय नहीं की जाएंगी। तीसरा ये कि आपने उन देशों पर ज्यादा जिम्मेदारी थोप दी है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और आपने तो बिल्कुल कम जिम्मेदारी रखी है। और चौथी बात ये कि अगर आप दुनिया को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आपको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, परमाणु निशस्त्रीकरण की तरफ काम करना पड़ेगा। और परमाणु निशस्त्रीकरण जो होगा वो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसकी एक डेडलाइन हो। और कैसे परमाणु निशस्त्रीकरण हो रहा है पारदर्शी तरीके से, उसकी एक ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म होनी चाहिए, जिसकी वेरिफिकेशन दुनिया के कोई भी कंट्री जिनको इस मामले पे कंसर्न है, वो वेरिफिकेशन एक ओपन वेरिफिकेशन की सिस्टम होनी चाहिए। बगैर उसके इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं बनता। तो इंडिया ने एक बड़ा ही प्रिंसिपल्ड स्टैंस लिया। इंडिया ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लिया। इसराइल ने नहीं ज्वाइन किया, ये कहते हुए कि हम अरब वर्ल्ड में एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर हमारे सारे पड़ोसियों से कभी ना कभी हमारी लड़ाई हो चुकी है, हमारी टेरिटरी को लेकर के। और ये सच है। इसराइल पे लेबनान ने हमला किया हुआ है, इसराइल पे सीरिया ने हमला किया हुआ है, और इसराइल पर इजिप्ट ने हमला किया हुआ है। राइट। तो इसराइल पर कई बार हमले हुए हैं। अभी भी इसराइल न्यूज में है, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, नहीं जाते उधर। लेकिन इसराइल का यह कहना था कि हम एक होस्टाइल नेबरहुड में हैं और हम न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियर वेपन रखेंगे। तो ये इसराइल का कहना था। पाकिस्तान के पास कुछ खास आर्ग्यूमेंट नहीं थे। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया के साथ अब तक बहुत सारे युद्ध हो गए हैं, इंडिया इस पर साइन नहीं कर रहा है, तो हम भी साइन नहीं करेंगे। तो अगर आप पाकिस्तान के एंगल से देखें, जैसे हम अपने एंगल से देखते तो हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इतनी लड़ाइयां हो गई हैं। पाकिस्तान भी तो दुनिया को बोलेगा कि इंडिया के साथ इतनी लड़ाइयां हो गई हैं, और इंडिया अगर न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने का अधिकार रखता है, उनको यूज करने का अधिकार रखता है, तो वो अधिकार हमें भी हमारे रक्षा कंसर्न्स की वजह से होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इंडिया की दुहाई देते हुए इस पर सिग्नेचर नहीं किया। नॉर्थ कोरिया इससे बाहर आ गया। नॉर्थ कोरिया के बाहर आने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो वजह ये थी कि साउथ कोरिया में अमेरिकन आर्मी का बहुत बड़ा बेस है। नॉर्थ कोरिया को हमेशा ही ये डर सताता रहता है कि अमेरिकन आर्मी का बेस या उससे जो स्ट्रेंथ और जो हिम्मत मिलेगी, कभी भी साउथ कोरिया हम पर अटैक कर देगा। हालांकि नॉर्थ कोरिया को रशिया का आशीर्वाद प्राप्त है, काफी हद तक चाइना का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी उनकी इकोनॉमी चल भी रही है आज। लेकिन बावजूद इन सब के नॉर्थ कोरिया बड़ा ही एप्रीहेंसिव रहा कि साउथ कोरिया में और पास में जापान में अमेरिका का इतना बड़ा आर्मी और नेवी का बेस है, तो कभी भी हम पर अटैक हो सकता है। तो इन सारे कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, और जाहिर है कि रशिया और चाइना के शह पे नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी से बाहर आ गया। और इस ट्रीटी पर से बाहर आने के बाद अचानक से चमत्कारी तरीके से, जिस कंट्री में खाने पीने की चीजों की भी अक्सर किल्लत हो जाया करती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल्ड, इतनी ज़्यादा टाइट इकोनॉमी है, और वहाँ पर कोई खास ऐसा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, सारे इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट रन कर रही है। वैसे कंट्री में आनंद फानन में एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप हो जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो जाहिर है कि कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, लेकिन इस सब के पीछे चाइना और रशिया का हाथ है, क्योंकि वो इस एरिया में, जो एशिया पैसिफिक वाला जो एरिया है, एशिया पैसिफिक वाले एरिया में अमेरिकन वर्चस्व को चैलेंज करना चाहते थे। इसलिए एक प्रॉक्सी के रूप में, एक पीछे से शह देने के लिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया। तो खैर, नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी से बाहर आकर के नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बुलंद किया। एक कंट्री है जो बड़ा अपवाद है, गौर करने वाली बात है, और वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने भी बिल्कुल इंडिया की तरह 1970 के दशक में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया,
और साउथ अफ्रीका ने न्यूक्लियर वेपन बनाना भी शुरू कर दिया। हालांकि साउथ अफ्रीका को कुछ खास ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के नेबरहुड में जितने कंट्री हैं वो कोई बहुत पावरफुल अफ्रीकन कंट्रीज नहीं हैं। उनमें से किसी के साथ भी साउथ अफ्रीका का रिलेशन बहुत बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका एक शायद रीजनल पावर के रूप में उभरने की चाहत रही होगी। उसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को डेवलप किया, न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और उनका जो न्यूक्लियर वेपन का जो स्टॉक पाइल था, जहां पे वो स्टोर कर रहे थे, वो एक साउथ अफ्रीकन शहर है जिसका नाम है पेलिंदाबा। ये है स्पेलिंग, पेलिंदाबा। ठीक है, इसको इरेज करूंगा अभी। तो पेलिंदाबा में साउथ अफ्रीका ने अपने न्यूक्लियर वेपन काफी बड़ी संख्या में जमा भी किए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो है, तो साउथ अफ्रीका ने फिर सोचा कि इसकी जरूरत क्या है, इतना न्यूक्लियर वेपन हम कर क्या रहे हैं। नेल्सन मंडेला तब तक आ चुके थे, वो खुद गांधीवादी ठहरे, उनको प्रासंगिकता नहीं समझ में आई कि न्यूक्लियर वेपन की जरूरत ही क्या है। तो नेल्सन मंडेला ने पहल की कि नहीं, साउथ अफ्रीका एनपीटी ज्वाइन करेगा। तो साउथ अफ्रीका ने एनपीटी को ज्वाइन करने की इच्छा जताई। जाहिर है कि एनपीटी के सेक्रेटेरिएट से ये इंफॉर्मेशन मिली कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर करना होगा। आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनकी जांच होगी कि कहीं भी यूरेनियम के एनरिचमेंट का प्रोग्राम तो आप नहीं चला रहे चोरी चोरी चुपके चुपके, और आपका समय समय पर आपके न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का ऑडिट होता रहेगा, ताकि ये हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि कहीं भी आपके कोई भी न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं है। ये सारी चीजें हो गई, और जब ये एकदम से क्लियर हो गया, जब ये एकदम से क्लियर हो गया कि नहीं, हमारा कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और हमारा जो है वो आप ले जाइए, हम सरेंडर कर रहे हैं, और हम कहीं भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तब साउथ अफ्रीका एनपीटी का मेंबर बना। साउथ अफ्रीका जब एनपीटी का मेंबर बना, तो साउथ अफ्रीका का एक मोरल हाई ग्राउंड हो गया कि देखो, हम दुनिया के एकमात्र ऐसे कंट्री हैं जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, न्यूक्लियर वेपन का भंडारण स्टॉक पाइल तैयार किया, और उसके बाद भी हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर किया, और सरेंडर करके हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज्वाइन करी। इस मोरल हाई ग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए साउथ अफ्रीका ने अफ्रीकन यूनियन के देशों को इनवाइट किया कि आओ और हम लोग एक ट्रीटी करते हैं जिससे ये तय हो कि कोई भी अफ्रीकन मुल्क दुनिया में परमाणु अस्त्रों के प्रसार के लिए अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके पास यूरेनियम का अच्छा खासा डिपॉजिट है। इन कंट्रीज में काफी गरीबी है, और ये कंट्रीज अपने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका ने इन देशों से ये मांग की कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन को, सॉरी, अपने न्यूक्लियर फ्यूल को, यूरेनियम को बेशक एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करने में कहीं कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करें तो बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एनपीटी का सदस्य है। और ये जो संधि थी, उस पर सिग्नेचर जो अफ्रीकन यूनियन के देशों ने किया, किस शहर में आके किया? इसी वाले शहर में। एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था, एक सांकेतिक महत्व था कि ये वो जगह थी जहां पर साउथ अफ्रीका ने अपने न्यूक्लियर अस्त्र जमा कर रखे थे, और आज पीस की भी बहुत बड़ी शुरुआत इसी शहर से होगी। तो उस ट्रीटी को हम कहते हैं पेलिंडाबा ट्रीटी। ठीक है, उस ट्रीटी को हम कहते हैं पेलिंडाबा ट्रीटी, और पेलिंडाबा ट्रीटी अफ्रीकन यूनियन के देशों के बीच हुई एक ट्रीटी है, जिससे यह तय होता है कि अफ्रीकन यूनियन का कोई भी देश यूरेनियम या किसी भी रेडियो एक्टिव फ्यूल का एक्सपोर्ट किसी भी ऐसे देश को नहीं करेगा जो एनपीटी का सदस्य नहीं है। और यही वो वजह है कि इंडियन प्रेसिडेंट के नामीबिया विजिट के बावजूद नामीबिया टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि नामीबिया भी इसी पेलिंडाबा ट्रीटी का सदस्य है। तो ये है स्टोरी एनपीटी की सदस्यों की, कि नॉर्थ कोरिया एनपीटी में रह करके बाहर आ गया, साउथ अफ्रीका एनपीटी में नहीं था, वो अपने न्यूक्लियर वेपन को सरेंडर करके और अंदर गया, और इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल कभी एनपीटी की सदस्यता नहीं लेते हैं। इंडिया के पास अपने कारण थे, वो एक तो प्रिंसिपल मुद्दे पर आधारित कारण था,
कि डिस्क्रिमिनेटरी है, दूसरा था कि आपने उन देशों पर ज़्यादा जिम्मेदारी लाद दी जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, और तीसरा ये कि आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए आप में कोई गंभीरता नहीं दिख रही। तो ये सारी बातों को लेकर के इंडिया का विरोध था, और इंडिया ने ये भी कहा कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न क्या होने चाहिए, उसके लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, वो आप नहीं तय कर पाएंगे और आपको करने का स्पेस भी नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट लिया कि इंडिया के साथ लड़ाई हो गई है, इंडिया के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, और इंडिया अगर न्यूक्लियर वेपन रखने का राइट एक्सप्रेस कर रहा है, इस राइट को अभिव्यक्त कर रहा है, तो वो राइट पाकिस्तान को भी होना चाहिए। और इसराइल का कहना था कि हमारा कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के सीमा के मामले पर हमसे युद्ध ना हुआ हो, और चूंकि सीमा को लेकर के हमारे से युद्ध हो चुका है, तो हमें अपनी तैयारी रखनी है। हमारे पास आज न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन हम ये ऑप्शन को जिंदा रखना चाहते हैं। तो ये इसराइल का स्टैंड था। तो ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला तो क्या है, ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव लागू होता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे, ये ऑब्जेक्टिव लागू होता है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स पर, और ये सब पर लागू होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट प्लीज लिखिए, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, पहला वाला। सेकंड, नॉन एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, नॉन एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी। और तीसरा, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन, एंड कोऑपरेशन। तो ये 3 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद 2 गोल्स हैं।
निगरानी और ऑडिट की व्यवस्था बनाना कि दुनिया में कौन सा कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहा है, उसकी निगरानी होती रहे और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसकी थोड़ी थोड़ी ऑडिट भी होती रहे। और दूसरा, वर्क टुवर्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास। ऑलराइट, तो दो दूसरे उद्देश्य ये हैं। मैं भी तब तक मैसेज की निगरानी और ऑडिट कर रहा हूं कि कौन लोग आपस में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भाइयों ऑफलाइन, खुशबू कह रही हैं, खुशबू थोड़ी नाराज हैं। भाइयों ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में सर लोग सेम पढ़ा रहे हैं, बट स्टूडेंट्स में डिफरेंस है और ये सब बकवास कर रहे हैं। चलो इस पे मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि एक्चुअली ऑफलाइन और ऑनलाइन में करिकुलम 100% एक है। 100% मतलब 100% एक है, राइट। टीचर्स ऑब्वियसली सेम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कंटेंट सेम है, नोट सेम है, सब कुछ सेम है। बस वहाँ पे पढ़ने वाले जो आपके क्लास फेलो होंगे, आप उनके साथ बैठेंगे, रोज रोज मिलेंगे, और यहाँ पर आप ऑनलाइन स्पेस में मिल रहे हैं। पहला वाला गोल नहीं समझ में आया, किसी ने पूछा, तो ये है कि दुनिया में अगर आप कहते हैं कि कोई भी परमाणु अस्त्रों को अब एक्वायर नहीं करेगा, अब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी परमाणु अस्त्रों को किसी दूसरे कंट्री को देगा नहीं, तो इसके लिए निगरानी भी तो होगी कि आपने कुछ नियम बना दिए, कुछ गोल बना दिए और उसकी कोई निगरानी नहीं हो रही है। तब तो ये होने से रहा, तब तो ये बिल्कुल कभी नहीं होगा। तो वो एक पूरी की पूरी सिस्टम बनानी पड़ेगी, और वो सिस्टम कहाँ से बनती है? फिर वो सिस्टम आपकी बनती है निगरानी और ऑडिट से। तो ये है हमारा गोल। एक बार मैं फिर से चैट वैट खोल लूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों का चैट थोड़ा सा फ्रीज हो गया है, तो मैं ज़रा चैट को एक बार रीओपन कर लेता हूँ। चल, चैट रीओपन हो गया, नाउ इट इज़ फाइन। तो ये गोल्स हो गए हमारे। इसके बाद जो है, कुछ इसके तहत टेस्ट बैन ट्रीटीज लाई गई, ठीक है, मतलब कि परमाणु परीक्षणों पर रोक की संधि, ठीक है। तो परमाणु परीक्षणों पर भी रोक की संधि लाई गई। उसका वजह क्या था कि ठीक है कि दुनिया के अब
5 ही देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहेगी, बाकी देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कम से कम ऑफिशियल तरीके से तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। ये सारी बातें तय हो गई, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये जो 5 देश हैं, ये अपनी मर्जी से जब मर्जी तब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लें, या इस पे कोई रोकथाम भी होनी चाहिए? तो जाहिर है कि इस पे रोकथाम तो होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को कंटामिनेट करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को इंस्टिल करता है, एक असुरक्षा की भावना को जन्म देता है कि देखो ये देश आगे बढ़ता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियर वेपन के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर 3 ट्रीटीज समय समय पे लाई गई। 1963 में एक ट्रीटी आई, 1974 में एक ट्रीटी आई जो लागू होती है, और एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है जो अनफॉर्चुनेटली कभी भी लागू नहीं हो सका। और इसलिए लागू नहीं हो सका क्योंकि जितने कंट्रीज के द्वारा इसको समर्थन मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला, क्योंकि इंडिया कभी भी सीटीबीटी के लिए तैयार नहीं हुआ। जाहिर है पाकिस्तान वगैरह भी तैयार नहीं हुआ है, तो सीटीबीटी पर आज वो सहमति नहीं बनी है। लेकिन 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी लाया गया, और 1974 में थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी लाया गया। ठीक है, तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी से मतलब ये था कि एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं करेंगे, मतलब हवा में न्यूक्लियर वेपन को आप ब्लास्ट करके उसका टेस्ट नहीं कर सकते, दैट विल बी अवैध। दूसरा, स्पेस में जाकर के आप नहीं करेंगे। और तीसरा, अंडर वाटर, समुद्र के अंदर जाकर के नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें रेडिएशन को कंटेन करना, रेडिएशन को रोक करके रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी की, कुछ तरह के न्यूक्लियर टेस्ट को हमने बैन कर दिया। तो इसमें क्या है वायुमंडलीय, दैट इज एटमॉस्फेरिक, फिर समुद्री, अंडर वाटर, और तीसरा अंतरिक्ष। ठीक है, सो स्पेस में तो ये 3 न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं कर सकते, ये 3 तरह के न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं कर सकते, ये रहेंगे बैन। ठीक है, तो इन परमाणु अस्त्र परीक्षणों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, कि 150 किलो टन से ज्यादा क्षमता वाली कोई भी ट्रीटी आप नहीं कर सकते। 150 किलो टन से ज्यादा क्षमता वाली कोई भी परीक्षण आप नहीं कर सकते, वो बैंड है। तो वो 1974 से है। चलो, ये है 150 किलो टन से अधिक क्षमता
का कोई टेस्ट नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अंतरिक्ष गलत हो गया, मैंने पहले सही लिखा था, फिर बाद में पता नहीं मुझे क्या हुआ, अंतरिक्ष, ठीक है। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी में वायुमंडलीय, समुद्री और अंतरिक्ष के ट्रीटी के टेस्ट को आप नहीं करेंगे। और थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी में जो क्षमता थी वो थी 150 किलोटन की। 150 किलोटन से ऊपर की क्षमता का कोई टेस्ट नहीं किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को इसलिए प्रस्तावित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार के परमाणु अस्त्र के परीक्षण पर रोक। ठीक है, लेकिन सिमुलेटेड टेस्टिंग मतलब कंप्यूटर पे उसकी मॉडलिंग करके आप कर सकते हैं। इन अदर वर्ड कि आप लैंड पे नहीं करेंगे, स्पेस में नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, अंडर वाटर नहीं करेंगे, कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन से आप टेस्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर मॉडलिंग से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया ने 1998 में ये क्लियर किया था कि अब आगे किसी भी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमने जितना करना था कर लिया, इसके बाद हम सिमुलेट करके कर लेंगे, ज्यादा चिंता की बात है नहीं यहाँ पे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली अब तक लागू नहीं है। डन। तो ये अब तक लागू नहीं हुआ है। ये है हमारी टेस्ट बैन ट्रीटीज, अलग अलग टेस्ट बैन ट्रीटीज, आपको इतना पता होना चाहिए। अगर इनमें से किसी को लेकर के कोई भी डेवलपमेंट होता है तो अचानक से ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब तक कि इससे रिलेटेड कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होता तब तक ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कंप्यूटर में कैसे? अरे छोड़ो ना, तुम्हें कौन सा टेस्ट करना है। कंप्यूटर में पायलट्स की ट्रेनिंग हो जाती है, स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हो जाती है ना। चल, अब बस भारत का पक्ष, इंडिया स्टैंड। तो इंडिया ने एनपीटी की सदस्यता नहीं ली है। ठीक है, इंडिया ने एनपीटी की सदस्यता बिल्कुल नहीं ली है, लेकिन उसके ग्राउंड हैं। पहला है डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब कि भेदभावपूर्ण। तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है? तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेटरी। दूसरा क्या है? इम्बैलेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस, की जो जिम्मेदारियां बटी हैं उन जिम्मेदारियों में असंतुलन है। वो कंट्री जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां लाद दी गई हैं। तो इम्बैलेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस। और आपको याद है ना कि भेदभावपूर्ण इंडिया क्यों मानता है इसको? भेदभावपूर्ण इंडिया इसको इसलिए मानता है क्योंकि यहाँ पे
ये 5 कंट्री बैठ करके ये तय किए हैं कि कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए। आप नहीं तय कर सकते। ये 5 कंट्री बैठ के तय किए हैं कि बस इतने ही कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। आपको कैसे पता कि हमारे सुरक्षा संबंधित क्या कंसर्न है, राइट? तो इम्बैलेंस ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब विशेषकर से नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट की जिम्मेदारियां अपेक्षाकृत अधिक है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो वन साइडेड रेस्ट्रिक्शन है, एक तरफा प्रतिबंध है। ठीक है? कैसे? अगर आप बात करते हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में किन कंट्रीज को ऑडिट और वेरिफिकेशन के जरिए गुजरना होगा? जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे कोई ऑडिट नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्टिफाइड न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तो ये क्या हुआ कि जिनके पास नहीं है उनके ऊपर आप ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। उसके बाद क्या है कि लैक ऑफ क्लियर मैकेनिज्म एंड डेट फॉर डिसआर्मामेंट। आप खुद सोच के देखो, कितना वक्त गुजर गया, लेकिन परमाणु निशस्त्रीकरण आज भी एक दूर का सपना है। तो चलिए, ये 4 कारण है। एक्चुअली नोट में 5 हैं, चौथे और पांचवें को कंसोलिडेट करके मैंने एक ही पॉइंट बना दिया। तो ये कारण है जिसकी वजह से इंडिया ने साइन नहीं किया और ना करेगा। ये क्लियर हो गया? तो बस इतना न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी में। सर साइड में हटना, चलो साइड में थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। थोड़ी देर से मतलब है कि 3-4 सेकंड के लिए। हो गया, अब इससे ज्यादा हटने की जरूरत नहीं थी। अब हम आ जाते हैं किस चीज पे? अब हम आ जाते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया पर। मिसाइल को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रक्षेपास्त्र।
इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम। कुछ बेसिक्स में जाने के पहले हम मिसाइल्स के बारे में थोड़ा परिचित हो लेते हैं, थोड़ी रॉकेट्स की भी बात कर लेते हैं और मिसाइल के रेंज के बेसिस पर कैसे हम मिसाइल को क्लासिफाई करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि अभी अक्टूबर के बिल्कुल बिगनिंग में जब इज़राइल के दक्षिणी हिस्से में अचानक से गाज़ा इलाके से जब हमला हुआ रॉकेटों का, हालांकि हमास के फाइटर्स भी इजराइल की सीमा में घुस आए थे, बहुत सारे लोकेलिटीज़ में जो दक्षिण के जो शहर थे उन शहरों में घुस करके एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे जाकर के बेतहाशा लोगों को मारा है उन लोगों ने, लोगों को होस्टेज बनाया है, होस्टेज बनाकर ले भी गए वगैरह। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी इजराइल के ऊपर कुछ ही वक्त में हजारों रॉकेट दागे गए। शब्द जो यूज हुआ है न्यूज में वो है रॉकेट, मिसाइल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो रॉकेट क्या होते हैं और मिसाइल क्या होते हैं? तो दोनों ही केसेस में अगर हम रॉकेट की बात करें या मिसाइल की बात करें तो दोनों ही केसेस में ये सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड प्रोजेक्टाइल होते हैं कि इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, इसका मतलब है कि ये खुद से आगे की दिशा में पुश होते रहते हैं। अगर प्रॉपर हिंदी चाहिए तो स्वतः प्रणोदित। याद करो स्पेस में हमने एक वर्ड सीखा था प्रणोदन। प्रणोदन का मतलब होता है प्रोपल्सन और वहां से आता है प्रोपेलेंट। जो फ्यूल होता है स्पेस के रॉकेट्स का उसको हम क्या कहते हैं? प्रणोदक, करेक्ट। और जब हम कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड तो स्वतः प्रणोदित। तो चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो रॉकेट हो, वो होते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड। उनके अंदर अपना मिसाइल का फ्यूल होता है या रॉकेट का अपना फ्यूल होता है। जब उस फ्यूल को इग्नाइट करते हैं तो आगे की तरफ वो और काफी हाई वेलोसिटी में हमारे मिसाइल को या रॉकेट को वो पुश करता है, सेल्फ प्रोपेल्ड। अब अगला आता है कि मिसाइल और रॉकेट के बीच जो बेसिक फर्क है वो बेसिक फर्क ये है कि रॉकेट गाइडेड नहीं होता, उसके उसका पाथ एक बार जब आप लॉन्च करते हैं तो उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं की जा सकती। रॉकेट को किस स्पीड से किस एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है वो ये तय करेगा कि वो रॉकेट कहां जाकर के हिट करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिसाइल्स की तो मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड के साथ साथ गाइडेड भी होता है। तो एक वक्त था जब किताबों में और पेपर में गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मिसाइल का मतलब ही गाइडेड होता है। और रॉकेट और मिसाइल के बीच के का जो फर्क है वो पहला जो फर्क है वो ये है कि मिसाइल गाइडेड होते हैं और रॉकेट में गाइडेंस सिस्टम नहीं होता। तो रॉकेट कहाँ जाकर के मार करेगा वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, रॉकेट में फ्यूल कितना है। दूसरा, किस स्पीड से और किस किस स्पीड से लॉन्च हुआ है। और तीसरा, किस एंगल में लॉन्च हुआ है। लेट्स से कि अगर हमारा एक रॉकेट है, अगर हमारा एक रॉकेट अगर ये एक रॉकेट है जो एक पर्टिकुलर स्पीड से लॉन्च हुआ है और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल है, तो ये हमारा जो रॉकेट है ये यूं जाएगा। अभी फ्यूल है, धीरे धीरे फ्यूल इसका कम होता है, ठीक है। धीरे धीरे इसका फ्यूल कम होगा तो अब आप देखो कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज होगा। अब ये ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे फ्यूल और भी इसका कम हो जाएगा, तब ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद थोड़े वक्त तक ये ग्लाइड करेगा, क्योंकि अभी तक काफी स्पीड था तो ऐसा नहीं कि एकदम धड़ाम से गिर जाएगा फ्यूल खत्म होने के बाद भी, वो भी ग्लाइड करेगा। जैसे गाड़ियों को बहुत तेज स्पीड पे एक्सेलरेट करके आप इंजन को ऑफ कर दो
तो गाड़ी बहुत देर तक चलती रहेगी ना। तो इसी तरह से गाड़ियों को तो दो तरह का फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, एयर का फ्रिक्शन और रोड का फ्रिक्शन। लेकिन इसको तो सिर्फ एयर का फ्रिक्शन करना पड़ रहा है। ये काफी देर तक ग्लाइड करेगा। ग्लाइड करने के बाद, ग्लाइड करने के बाद धीरे धीरे एयर के फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम होगी, और अब इसके पास फ्यूल भी नहीं है, तो इसकी स्पीड कम होगी और ये आकर के फिर एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के ये फिर यूं हिट करेगा। तो जब आपने लॉन्च किया उसी समय आपको सोचना था कि कितना फ्यूल है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फ्यूल मैक्सिमम उसको कितनी वेलोसिटी देगा, और किस एंगल पे आपने लॉन्च किया। किस एंगल पे, क्या वो जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है। कभी आपने क्रिकेट के मैच में देखा है कि किसी प्लेयर ने इतना ऊंचा शॉट मार दिया, इतना ऊंचा शॉट मार दिया कि वो बाउंड्री के अंदर ही कैच हो जाता है, जबकि बॉल काफी लंबे डिस्टेंस तक गई है, लेकिन वो डिस्टेंस हाइट में थी, ना कि वो डिस्टेंस लीनियर थी। अगर वो थोड़े कम हाइट पे मारता तो वो सिक्सर हो जाता, लेकिन उसने ऊंचा शॉट मारा और वो बाउंड्री के अंदर कैच हो जाता है। तो इसी तरह से रॉकेट भी जब लॉन्च होता है तो रॉकेट के एंगल से डिसाइड करता है कि वो कितने आगे जाकर के हिट करेगा। अब रॉकेट को एकदम वर्टिकली अपराइट आप लॉन्च कर दो, फिर उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है कि वो आप ही के ऊपर आकर के गिर जाए। हालांकि एकदम आपके ऊपर नहीं आके गिरेगा, लेकिन आप अगर अपने ऑफिस से लॉन्च कर रहे हैं तो ये मुमकिन है कि आपके घर पे आके गिर जाए। ठीक है, तो दिस इज रॉकेट। मिसाइल बहुत एडवांस चीज होते हैं रॉकेट के कंपैरिजन में। कहने के लिए है कि गाइडेंस सिस्टम होता है, लेकिन गाइडेंस ही नहीं, आज के मिसाइल बड़े भयंकर मिसाइल हो गए हैं। गाइडेंस सिस्टम होता है, सीकिंग सिस्टम होता है, कि अगर आपका टारगेट भी मूव कर रहा है, मान लो कि आपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया है, तो आपने किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट करके किया, अब आपका मिसाइल भी मूव कर रहा है और आपका एयरक्राफ्ट भी मूव कर रहा है। दो तरीके हैं, या तो है कि आपका मिसाइल का जो गाइडेंस का जो कंप्यूटर कंट्रोलर है, जो ग्राउंड स्टेशन पे होता है, वो ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट के स्पीड, ऑल्टीट्यूड वगैरह को काउंट कर चुका है, और वो जान रहा है कि अगर इस एंगल में इस वेलोसिटी से मिसाइल जाएगी तो वो एयरक्राफ्ट को हिट करेगी। लेकिन एक मॉडर्न मिसाइल का सिस्टम ये है, और उतना भी मॉडर्न नहीं है, 20 साल से ये टेक्नोलॉजी चल रही है, कम से कम 20 साल क्या 25 साल से ये टेक्नोलॉजी चल रही है, कि आप एयर में लॉन्च करते हैं और वो एक चलते हुए एयरक्राफ्ट को पीछे से सीक कर रहा होता है। सीक करने का मतलब कि उसको लॉक कर चुका है और उसके पीछे पीछे जाएगा वो। ये पॉसिबल है, और इतने तेज स्पीड से जाएगा कि एयरक्राफ्ट उसको एस्केप नहीं कर पाएगा। बहुत सारी इंग्लिश फिल्म में इस तरह के सीन विन होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि काफी कुछ मिसाइल में काफी कुछ सिस्टम जाता है, जिससे कि उसका गाइडेंस होता है, जिससे कि वो सीकिंग बिहेवियर होता है, प्लस मिसाइल का पाथ भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन है तो वहीं जाके गिरेगा, लास्ट मोमेंट के थोड़े पहले तक आप मिसाइल का रास्ता भी बदल सकते हैं और मिसाइल को सेफली कहीं डाइवर्ट भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आजकल मिसाइल ऐसे भी हो गए हैं कि जब मिसाइल यूं फ्लाई करके यूं यहां नीचे आएगा, उसके बाद उस मिसाइल से 6 7 8 10 मिनी मिसाइल निकलेंगे, और वो हर एक मिसाइल इंडिपेंडेंट टारगेट अपना चूज कर लेगा, जिसको हम कहते हैं MIRV। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। कई बार इसको MIRTV भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली इसको हम कहते हैं MIRV। तो मिसाइल काफी एडवांस्ड है। रॉकेट्स को लेकर के एक और चीज है कि रॉकेट के अंदर ही इनबिल्ट विस्फोटक होता है। रॉकेट के अंदर ही इनबिल्ट विस्फोटक होता है। रॉकेट पे अलग से हम पेलोड नहीं लगा करके भेजते, वो अंतरिक्ष यान में भेजते हैं। रॉकेट में एक प्रोपल्सन होता है और एक एक्सप्लोजिव होता है, कि जब रॉकेट अपने ठिकाने को हिट करेगा तो वो उसका एक्सप्लोजिव डिटोनेट हो जाएगा और काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और रॉकेट जहां पे हिट करेगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन मिसाइल का अपना एक कोर सिस्टम होता है, जिसमें उसका प्रोपेलेंट होगा, उसका गाइडेंस सिस्टम होगा,
उसका कंट्रोल कंप्यूटर होगा, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ मिसाइल पे अलग से पेलोड लगाया जा सकता है। वो पेलोड न्यूक्लियर पेलोड हो सकता है, मतलब न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, और या वो पेलोड आपका नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन हो सकता है, जिसको कि हम कन्वेंशनल पेलोड कहते हैं। तो रॉकेट और मिसाइल एक दूसरे से काफी अलग हैं। स्टोरी के लेवल पे, कॉन्सेप्ट के लेवल पे ये चीजें क्लियर हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे इन चीजों को समराइज कर लें। ये क्लियर है? नाइस। चल, रॉकेट को वापस लेकर आए, रॉकेट को रीओरिएंट कर दिया, और बल्कि इसको डिलीट ही कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। चल, रॉकेट वर्सेस मिसाइल। प्रोपल्सन। दूसरा, दिशा निर्धारण। तो इसमें दिशा निर्धारण की प्रणाली नहीं होती, और ये गाइडेड है, मतलब कि दिशा निर्धारित होती है। दिशा निर्धारित कई तरीके से हो सकती है। पहला, प्री डिसाइडेड, कि अगर आपका टारगेट एकदम से स्टैटिक है, राइट, तो वो पूर्व नियोजित कि आप यहां जाकर के हिट करिए, और वो मिसाइल लॉन्च हो गया, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्री डिसाइडेड प्लस डायनामिक कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि ये पूर्व नियोजित भी होता है, प्लस उड़ान के दौरान भी नियंत्रण रहेगा इसका। ठीक है। और तीसरा होता है दिशा निर्धारण का जो सिस्टम है, वो होता है सिर्फ डायनामिक कंट्रोल। डायनेमिक कंट्रोल का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उड़ान के दौरान नियंत्रण।
सिर्फ उड़ान के दौरान ही नियंत्रण चलेगा, तो वो भी मुमकिन है यहाँ पे कि सिर्फ उड़ान के दौरान नियंत्रण रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं टारगेट ट्रैकिंग। लक्ष्य का डायनामिक अनुगमन। डायनामिक अनुगमन का मतलब कि अगर लक्ष्य बदल रहा है, लक्ष्य अपनी दिशा बदल रहा है, अपनी गति बदल रहा है, तो हमारा मिसाइल भी अपनी दिशा और गति बदल करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हो गया दिशा निर्धारण का मामला। अब धीरे धीरे ये चीजें थोड़ी सी बेहतर समझ में आ रही होंगी। चलो आप लोग इसको फिनिश करो, फिर मुझे बताओ कि हो गया है, फिर आगे चलें हम लोग। हो गया, नाइस नाइस नाइस, चलो बहुत खूब। आगे चलते हैं। तीसरा है एक्सप्लोजिव, विस्फोटक। ऑलराइट, सो इसमें क्या है? विस्फोटक इसमें इनबिल्ट होता है, मतलब अंदर ही बना होता है, अंतर्निर्मित होता है। और वो भी क्या होता है? कन्वेंशनल विस्फोटक होता है। कन्वेंशनल का मतलब है परंपरागत। तो बेसिकली एक रॉकेट में आप देखोगे कि सबसे पहले टॉप की तरफ एक्सप्लोजिव सिस्टम होगा। ये एक्सप्लोजिव हो गया, और ये इसका रॉकेट फ्यूल है। तो ये फ्यूल है, और ये क्या है? एक्सप्लोजिव है। तो ये एक्सप्लोजिव हमेशा ही कन्वेंशनल होगा, और ये हमेशा ही इनबिल्ट होता है। और जो एकदम पुराने डिजाइन के रॉकेट होते हैं, उनके इंपैक्ट से ही डैमेज हो जाता है, उनको विस्फोटक के साथ लोड करने की जरूरत भी नहीं होती। यहां पे आते हैं मिसाइल पे। तो यहां पे विस्फोटक जो होता है वो एक पेलोड के रूप में होता है, मतलब कि मिसाइल पे अलग से इसको फिट करना रहता है। ठीक है, ये एक पेलोड के रूप में होता है। और ये जो पेलोड है वो कन्वेंशनल हो सकता है, इन द सेंस कि ये परंपरागत होगा, या फिर ये न्यूक्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये या तो कन्वेंशनल होगा, या परमाणु अस्त्रों से भी ये सज्जित हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इनके रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी एक्सप्लोजिव रहने देते हैं यहां पे। फोर्थ है रेंज। तो रेंज की जहां तक बात है, रेंज इसकी सीमित होती है, लिमिटेड। जबकि इसकी रेंज जो है वो शॉर्ट से लेकर के इंटर कॉन्टिनेंटल तक हो सकती है। मतलब
लघु दूरी से लेकर के अंतर महाद्वीपीय के बीच ये मिसाइल कुछ भी हो सकते हैं। मिसाइल की एक और खासियत होती है, वो होती है उड़ान पथ के लेवल पे। मतलब कि फ्लाइट पाथ की अगर हम बात करें तो जब आप फ्लाइट पाथ की बात करते हो तो रॉकेट का हमेशा ही फ्लाइट पाथ ऐसा होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। यहाँ पे है लॉन्च और यहाँ पे है इम्पैक्ट, कि यहाँ पे रॉकेट हिट करता है। तो आप देख रहे हो कि ये एक पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल की तरह ये चलता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि ये एक पैराबोलिक पाथ भी हो सकता है या फिर ये एक लीनियर पाथ भी हो सकता है। तो ये एक लीनियर पाथ भी हो सकता है और या फिर ये एक पैराबोलिक पाथ भी हो सकता है मिसाइल में। जबकि यहाँ पे हमेशा ही, ठीक है, यहाँ पे हमेशा ही ये एक पैराबोलिक पाथ होगा। तो अब लक्ष्य का निर्धारण कैसे होता है? तो मिसाइल का लक्ष्य निर्धारण गाइडेंस सिस्टम के साथ होता है और इसका लक्ष्य निर्धारण होता है तीन चीजों पे। पहला, प्रोजेक्शन का एंगल, दूसरा उसके अंदर कितना फ्यूल है वो, और तीसरा कि वो किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ लॉन्च हुआ है। ये सिक्स्थ है हमारा। लक्ष्य निर्धारण मतलब कि टारगेट डिटर्मिनेशन। तीन चीजों पर, पहला फ्यूल कितना था, दूसरा एंगल ऑफ लॉन्च, और तीसरा प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर लक्ष्य निर्धारण जो होता है वो होता है दिशा निर्देश प्रणाली के द्वारा। मतलब बाय द गाइडेंस सिस्टम। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं सेवेंथ एंड लास्ट पर।
एडवांस सिस्टम्स, ठीक है। आधुनिक प्रणाली। रॉकेट में सामान्यतः नहीं होते, नॉर्मली एब्सेंट, बट हियर यहाँ पे सामान्यतः मौजूद होते हैं। और एक एग्जांपल दे देते हैं, so here it is normally present, and what will be our example? Example will be MIRV। MIRV क्या होता है वो हम आगे अपने अग्नि 4 और अग्नि 5 में देखेंगे। अभी MIRV बताने का वक्त आया नहीं है। बस इतना समझ लो कि जब हमारा रॉकेट हिट कर रहा, हमारा मिसाइल जब हिट कर रहा होगा, तो उस मिसाइल से 8, 10, 20 मिनी मिसाइल निकलेंगे, और वो सब एक ही बड़े इलाके के अलग अलग छोटे छोटे टारगेट को हिट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल व्हीकल। तो आप इतना लिख लो। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि मिसाइल और रॉकेट में क्या अंतर होता है, तो अब आपके पास होना चाहिए। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मिसाइल किसके पास होता है और रॉकेट्स किसके पास होते हैं। तो नॉर्मली ये देखने को मिला है कि मिसाइल जितने प्रॉपर डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पास होते हैं, और रॉकेट्स इस तरह के सेपरेटिस्ट टेररिस्ट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जनरली रॉकेट पर रिलाई करते हैं, क्योंकि इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है नहीं। जैसे कि लेबनान में ईरान समर्थित एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला के पास बहुत सारे रॉकेट्स हैं। इसी तरह से जब अमेरिका और अमेरिका के समर्थित फोर्सेस और तालिबान के बीच लड़ाई चल रही थी, तो इनके पास मिसाइल होते थे तरह तरह के, और तालिबान के पास रॉकेट होते थे। इसी तरह से अगर आप देखो तो अभी हमास के पास रॉकेट हैं, इसराइल के पास मिसाइल है। तो नॉर्मली आप देखोगे कि मिसाइल जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस ऑफ द नेशंस के साथ होते हैं, और रॉकेट पर जो रिलायंस है, रॉकेट पर जो निर्भरता है, वो नॉन स्टेट एक्टर की होती है, जो देशों के डिफेंस फोर्सेस नहीं होते हैं। तो ये कहीं आप लिख लो तो एक कॉन्सेप्ट के लेवल पे रहेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे रहेगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए एक बार। तो ये आप ऐसे इसको लिखेंगे कि सामान्यतः सामान्यतः देशों के सामान्यतः देशों की सेनाओं के पास सामान्यतः देशों की सेनाओं के पास मिसाइल होते हैं। सामान्यतः देशों की सेनाओं के पास मिसाइल होते हैं, जबकि जबकि अलगाववादी एवं आतंकी संगठनों के पास जबकि अलगाववादी और आतंकी संगठनों के पास रॉकेट पर निर्भरता होती है। रॉकेट पर निर्भरता होती है। अब इसके बाद लिखिए इंग्लिश में। नॉर्मली द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द नेशंस नॉर्मली द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द नेशंस हैव हैव missiles. Normally, the defense forces of the nations have missiles, whereas terrorist
and separatist non-state actors, whereas terrorist and separatists non-state actors rely on terrorists and separatists non-state actors rely on rockets. ठीक है, तो रॉकेट और मिसाइल दोनों का फैसला हो गया। अब 6 मिनट और 12:20 पे छोड़ूंगा। अब दो तरह के मिसाइल्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ मिसाइल। एक मिसाइल को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे को कहते हैं क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनका फ्लाइट पाथ ऐसे होता है। ठीक है, उनका फ्लाइट पाथ ऐसे होता है और इस फ्लाइट के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज कहलाता है बूस्ट स्टेज, दूसरा स्टेज कहलाता है मिड कोर्स और तीसरा स्टेज कहलाता है री एंट्री या टर्मिनल फेज। और इसके बाद जाहिर है कि फोर्थ पे इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट को फेज नहीं माना जाता, इंपैक्ट इज जस्ट द आउटकम। और इंपैक्ट बूस्ट के पहले क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। तो बैलिस्टिक मिसाइल का फ्लाइट पाथ ऐसा होता है, जबकि क्रूज मिसाइल को आप देखोगे तो क्रूज मिसाइल को वर्टिकली लॉन्च किया जाता है। क्रूज मिसाइल उसके बाद ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता, फिर यहां के बाद ये अपना कोर्स करेक्शन करता है और उसके बाद क्रूज मिसाइल बिल्कुल कम ऊंचाई पे लीनियर पाथ एडॉप्ट करता है। कम ऊंचाई पे लीनियर पाथ एडॉप्ट करता है क्रूज मिसाइल और फिर उसके बाद ये टर्मिनल पार्ट में जाकर के इंपैक्ट करता है। तो यहां पे आप देखोगे कि लॉन्च, इसका भी एक छोटा सा बूस्ट पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन बूस्ट पाथ के बाद ये मिड कोर्स की जगह पे इसको हम कहते हैं क्रूज, जो एक आर्क नहीं बना रहा बल्कि एक लीनियर रूट पे ये जा रहा है। और तीसरा फेज यहां भी टर्मिनल कहलाता है और ये हमारा हो गया इंपैक्ट का फेज। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग लिखेंगे भी और उसके बाद आज की क्लास ओवर हो जाएगी। अभी 4 मिनट है हमारे पास। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया इसको। ठीक है, अच्छा 3 मिनट है, कोई बात नहीं, 3 मिनट में ही कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, बैलिस्टिक मिसाइल को और क्रूज मिसाइल को, दोनों ही पिक्चर आ गए। अब एक टेबल बना लेते हैं। ज्यादा पॉइंट नहीं है यहाँ पे हम लिखेंगे बैलिस्टिक और यहाँ पे लिखेंगे क्रूज।
बैलिस्टिक बेस्ड होता है रॉकेट इंजन, मतलब उसी तरह के इंजन जिनसे कि हम स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, रॉकेट इंजन होता है बाबू, ठीक है। तो ये जो है रॉकेट इंजन पर आधारित होते हैं। दूसरा क्या होता है इनका, पैराबोलिक पाथ होता है। तीसरा, इनका रेंज लंबा हो सकता है। यहां पर क्या होता है, ये होता है बेस्ड ऑन जेट इंजन या रैमजेट इंजन या सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, जिसको हम कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है, जेट इंजन, रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित। इनको हिंदी में इंजन को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मुख्यतः रैखिक पथ, मेनली लीनियर पाथ। तीसरा क्या है, सीमित रेंज, दैट इज लिमिटेड रेंज। तो बस इतना ही आज के लिए। हालांकि शुरुआत में हमारे क्रूज मिसाइल को भी एक बूस्ट की जरूरत होती है। देखते हो शुरू में ये ऊपर यूं जाता है एकदम सीधा, तो शुरू में यूं सीधा इसलिए जाता है क्योंकि इसको एक इनिशियल बूस्ट मिला है। तो ये लिख लो आप यहां पे, एक ब्रैकेट दे करके, एक ब्रैकेट देकर लिख लो कि प्रारंभिक चरण में बूस्ट के लिए, प्रारंभिक चरण में बूस्ट के लिए प्रारंभिक चरण में बूस्ट के लिए रॉकेट इंजन का, प्रारंभिक चरण में बूस्ट के लिए रॉकेट इंजन का इस्तेमाल। ठीक है, बस इतना लिख लेना। तो शुरू में बूस्ट के लिए रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद में वो सीधा सीधा लीनियर पाथ पे वो चलने के लिए जेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन या रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या होते हैं, जब हम क्रूज मिसाइल करेंगे मंडे को, तो उस दिन हम लोग देखेंगे। अब तो बस अब आप लोगों से चाहिए इजाजत। आज की क्लास अब यहाँ पे छोड़ते हैं, 12:20 हो ही गया है। तो अब आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लें और अगली क्लास के लिए तैयार हो जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों को अब मंडे को। ठीक, गुड बाय एवरीवन।